हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट बी को। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ जाकर के प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट for the oxymyoglobin and cytochrome P450 from the following। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको ऑक्सीमायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और दूसरा आपको साइटोक्रोम P450 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि दोनों ही मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि आयरन कंटेन करते हैं और इनके साथ जो है फोरफायरिन रिंग होती है, ठीक है। और ये जो फोरफायरिन रिंग होती है ये डाई एनायन के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये इस टाइप से रिंग होता है। हाँ, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों के लिए ही क्या है कि डाई एनायन होता है, ठीक है, फोरफायरिन रिंग जो फॉर्मेट होता है। तो पहला ऑप्शन तो इसका करेक्ट है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिए कि दे हैव द सेम फिफ्थ लिगेंड बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर फ्रॉम द प्रोटीन बैकबोन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पांचवा लिगेंड होता है ये इमिडाजोल रिंग होता है, ठीक है। तो ये इमिडाजोल रिंग होता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर जो पांचवा ग्रुप होता है वो एस होता है सिस्टीन का, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, सेकेंड वाला। इसके बाद आते हैं कि दे कंटेन सिंगल एक्टिव साइट। तो दोनों के पास ऑब्वियसली सिंगल एक्टिव साइट है, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद दे कंटेन द मेटल आयन इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली ऑक्सीमायोग्लोबिन ये बहुत सारे बुक में दिया गया है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और बहुत सारे इसको +3 रिपोर्ट करते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको चूज करना होगा कि ये +3 है या +2 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में इस तरह से दिया गया है कि दोनों +3 में है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा P450 होता है साइटोक्रोम, ये +3 में रहता है। तो ये +3 में रहता है तो ये भी +3 में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आप अगर देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन नहीं सही है, बाकी ए, सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है ये सेकेंड वन है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पर आपको दोनों का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम P450 का, और इनके फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक बायो इनऑर्गेनिक सेक्शन पे जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द आयन हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज। तो देखिए, मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी डाई एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल है तो उसका आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल एक ट्रायंगल याद रखना है। देखिए, जब आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो जो है मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर शो करता है 3। जब आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं 13, तो वो शो करता है 2.5, ठीक है। जब आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये शो करता है 2 बॉन्ड ऑर्डर। जब 11 होते हैं तो ये शो करता है 1.5, और जब आपके पास 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये शो करता है 1 बॉन्ड ऑर्डर। ये जिस तरह से यहाँ डिक्रीज किया है इसी तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। अब 14 के बाद 15 अगर आपके पास है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगर ये 16 है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, राइट। इसके बाद 17 है तो 17 का ये 1.5 होगा। अगर आपके पास 18 है तो ये 1.0 होगा। तो इस तरह से आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर NO है, NO मतलब N के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, टोटल हो गए 15, और वहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, करेक्ट। उसके बाद O2 प्लस के लिए देखिए 8 8 16 माइनस 1 मतलब 15 है, तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, राइट। इसके बाद N2 प्लस मतलब 14 प्लस मतलब 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ 2.5।
ठीक है। फिर ऐसे C2 है, C2 प्लस के लिए है, मतलब 6 + 6 12, 12 - 1 मतलब 11, 11 के लिए इलेक्ट्रॉन जो है कितना है 1.5। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका निकल के आया, NO प्लस का। तो इस तरह से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी कुछ भी आप याद किए। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक है, इसको आप याद करिए और इसको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ CO इज बैंड्स इन द IR स्पेक्ट्रा फेशियल मॉलिक्यूल है एंड ट्रांस ये मॉलिक्यूल है। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितना हायर सिमेट्री होगा उस मॉलिक्यूल का IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो हायर द, तो यहाँ पर देखिए इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जिस मॉलिक्यूल की सिमेट्री हाई होगी उसमें नंबर ऑफ CO बैंड्स कम मिलेंगे और जिसका सिमेट्री लो होगा उसमें CO बैंड्स ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दोनों मॉलिक्यूल का आपको पॉइंट ग्रुप पता होना चाहिए। तो देखिए फेशियल का केस है, एक मेटल है, यहाँ पर 3 लिगेंड एक टाइप के हैं, तो मैं इसको इस तरीके से दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ए और ए दे देता हूँ, तो ये एक फेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बी और ये मॉलिक्यूल बी, तो ये देखिए यहाँ पर एक फेस ये फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप होता है ये होता है C3V। ठीक, आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो मॉलिक्यूल है ये M, यहाँ पर देखिए 2 लिगेंड हैं जो कि ट्रांस हैं और 4 जो आपके CO हैं वो एक ही प्लेन में है। तो ये जो 4 CO है ये एक ही प्लेन में है और PPS3 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है, तो इसको भी मैं मान लीजिए PPS3 लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ग्रुप जो है वो D4H है, ये आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे C4 प्रिंसिपल एक्सिस है और C2 परपेंडिकुलर है, तो D4H पॉइंट ग्रुप है। तो इसका सिमेट्री ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ CO बैंड कम मिलेंगे जबकि इसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे भी आप अगर चारों के चारों CO एक ही प्लेन में हैं तो उनका जो है स्ट्रेचिंग IR बैंड सिर्फ एक मिलेगा, तो यहाँ पर ओनली 1 बैंड मिलेगा। जबकि यहाँ पर आप देखो, एक मान लो यहाँ पे CO है, दूसरा CO यहाँ है, तो आपके पास 3 CO हैं, तो ये यहाँ पर है, तो ये दोनों तो एक प्लेन में होंगे, ये और ये, बट ये डिफरेंट प्लेन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ बैंड 2 मिलेंगे। आप यहाँ पर एक ट्रिक है N-1, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर C3V पॉइंट ग्रुप है आपके पास तो नंबर ऑफ कार्बोनिल जितने एटम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 - 1 2 आएगा, और आप यहाँ से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्लेन को देख करके। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट वैल्यू फॉर द विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। तो देखिए मोलर एक्सटेंशन जो कोफिशिएंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के। ठीक है, तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कोई भी ट्रांजिशन है तो उसका बैंड कितना इंटेंस है। ठीक है, तो उसके बैंड की इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। तो बैंड का इंटेंसिटी, ठीक है, तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है कि कोई भी ट्रांजिशन कितना इजीली हो रहा है वो बताता है कि उस बैंड का इंटेंसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले उसको सिलेक्शन रूल फॉलो करना चाहिए अगर वो इजी ट्रांजिशन दे रहा है तो सिलेक्शन रूल क्या होता है कि डेल्टा S = 0 एंड डेल्टा L = ±1। ठीक है, तो ये सिलेक्शन रूल है। तो देखिए यहाँ पर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है ये, और ये लैपोर्टे अलाउड है। तो अगर ये दोनों फॉलो कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल सबसे इजीली ट्रांजिशन देगा और ये मोस्ट इंटेंस होगा। जबकि सेकेंड वन केस क्या है कि डेल्टा S अलाउड होगा, मतलब 0 होगा, और डेल्टा L इज नॉट इक्वल टू ±1। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 केस आते हैं, एक होता है सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का केस, एक नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए नॉन जो सेंट्रोसिमेट्रिक है, यहाँ पर
टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो होता है टीडी वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर वो जो मॉलिक्यूल है उसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, जो कि सेम रूल फॉलो करते हैं, मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एल लेपोर्टे इज नॉट इक्वल टू +-1। ठीक है, और ये ज़्यादा होता है किससे कि जो दोनों फॉलो नहीं करते हैं, मतलब डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू +-1। ठीक है, तो ये है रूल एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन रूल है ये फॉलो होता है चार्ज ट्रांसफर के केस में। तो यहाँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर Mg जो है मेटल होता है और यहाँ पर कोरिन रिंग होती है जहाँ से ये लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इस वजह से ये सबसे अलाउड ट्रांजिशन होगा, मोस्ट इंटेंस होगा, तो इसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट हाई होगा। फिर उसके बाद निकल के केस में आते हैं, यहाँ D8 कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पिन अलाउड होता है लेकिन लेपोर्टे अलाउड नहीं होता है क्योंकि DD ट्रांजिशन होता है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक है। तो कंपेयर टू क्रोमियम के केस में जो कि ऑल्सो सेम रूल फॉलो कर रहा है, मतलब डेल्टा एस इज नॉट इक्वल, मतलब डेल्टा एस स्पिन अलाउड है लेकिन लेपोर्टे अलाउड नहीं है। बट ये मॉलिक्यूल सेंट्रोसिमेट्रिक है, ये नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो कि सेंट्रोसिमेट्रिक है मॉलिक्यूल। सेंट्रोसिमेट्रिक मतलब समझ रहे हैं आप कि एक सेंटर के अबाउट वो सिमेट्रिकल होता है। एंड लास्ट वन क्या है कि यहाँ पर दोनों ही रूल फॉलो नहीं हो रहे, तो इसकी इंटेंसिटी सबसे कम है, तो इसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी सबसे कम होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स डिपेक्टिंग एक्सियल EPR स्पेक्ट्रम G parallel is greater than G perpendicular. The geometry of copper 2+ and the orbital containing the unpaired electron are respectively. तो सबसे पहले देखिए ये जो है, ये जो दिया गया इंफॉर्मेशन, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो। तो एक चीज़ मेरा आप ध्यान रखो कि आपको जो G पैरेलल है ये ऑर्बिटल आपको रिप्रेजेंट करता है dz² ऑर्बिटल को, और जो G परपेंडिकुलर है ये रिप्रेजेंट करता है dx² - y² को। अब एक चीज़ ये आप समझ लो कि जब G पैरेलल ज़्यादा है, मतलब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी dz² में ज़्यादा है कंपेयर टू dx² - y²। इसका मतलब अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये मेटल है, तो यहाँ पर लिगेंड है, तो ये dz² के अलोंग जो मेटल का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, मतलब ये टेट्रागोनल इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो टेट्रागोनल इलोंगेशन मतलब ये लिगेंड डिपार्ट होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि इसमें इलोंगेशन होगा, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या ये सही हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों तो नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि आपको dz² की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा और ये ऑर्बिटल जो है ये डिपार्ट होगा, जबकि dx² y² की एनर्जी मतलब कंपेयर टू यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। तो ये इस तरह से होगा कि आपका जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी ये dz² ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले से हैं तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो dz इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोअर आएगी क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रिमूव होगा, टेट्रागोनल इलोंगेशन होगा, तो dz² की एनर्जी डिक्रीज करेगी, जबकि dx² - y² की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप अगर देखोगे तो ये D9 कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर भी ये होगा क्या, dxz और dyz, क्योंकि z वाला जो है नीचे आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और यहाँ पर dxy होगा। तो अगर आप 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे 1 3 4 5 देन 6 7 8 9, तो ये देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो dx² - y² में है। इसका मतलब आपका जो पहला ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर ये रिवर्स पूछता तो
मतलब अगर G परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन G पैरेलल, तो उस केस में जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट होता, थर्ड वाला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से जो है कैप्चर किए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास जो है डिफरेंट सेल होता है, के सेल, एस सेल, ठीक है, के, एल, एम, एन, ओ, ठीक है। तो अब इन सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर अपर सेल से इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, देन वो ट्रांजिशन शो करता है, इमिशन मिलता है। तो मेनली हमें यहाँ क्या समझना है कि अगर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है तो ये जो है प्रोटॉन इसके के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, और मिलता क्या है यहाँ पर, न्यूट्रॉन मिलता है प्लस न्यूट्रिनो मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों में एन आता है, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन, तो ए एंड बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स शोन बिलो in non-fluxional state, the expected 13p and 1h NMR resonance is R। तो देखिए यहाँ पर 31 NMR पूछ रहा है, जबकि 1h डीकपल्ड है। डीकपल्ड मतलब वो नहीं लेना है हमको, उसको नहीं कंसिडर करना है। तो 31p लेना है, इसका I वैल्यू हमको दिया है। तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्नल, हमको निकालना होता है 2ni + 1 से। ठीक है, तो सिंपल यही लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पर ये जो P है ये इक्वेटोरियल पोजीशन में है, जबकि यहाँ पर जो है ये एक्सियल है, मतलब दोनों का डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट है। तो 2ni + 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, n की वैल्यू 1 हो गई, i की वैल्यू 1/2 हो गई, +1 मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब 2 मिलेगा, मतलब डबलेट होगा ये। ठीक है, तो अगला जो है इसको देखिए आप, एक्सियल वाले का सेम मिलेगा, 2ni + 1, इसका भी जो है आपको डबलेट मिलेगा। तो ये आपका डबलेट मतलब 2 डबलेट मिलेंगे। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉन्ड एंगल इन द गैसियस NF3, SbF3 एंड SbCl3 फॉलो द ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो अगर मेटल एटम जो सेंटर में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, अगर वो कम है तो कम होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगेगा कि अगर जो लिगेंड हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, और तो इनके बीच में क्या होगा कि ये थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर यही होगा कि पहले हम नाइट्रोजन F3 में कंपेयर करेंगे किसके साथ, SbF3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फ्लोरीन है हमारे पास। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेयर टू Sb, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसके। अब दूसरा है कि SbCl है यहाँ पर 3, तो Cl है तो मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो होगा वो NF3 का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक, तो उसके बाद होगा SbCl3, देन आपका NF3 होगा। क्लियर है कैसे, देखिए SbF3 और SbCl3 में क्या होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये इधर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी Cl की साइज ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयन विच शो द सिग्निफिकेंट डेविएशन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट कंसिडरिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ओनली म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लैंथेनाइड में जो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होता है। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से जो है हमको मिलती है J वैल्यू। ठीक है,
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें दो ऐसे आयन हैं, इसके समरेशियम और यूरोपियम, जिसका हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एट लोअर टेम्परेचर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे यूरोपियम 3+ मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जब हम इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन फिल करके हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालते हैं तो ये अराउंड 3.4 के आसपास आता है, लेकिन जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो सॉरी, ये कैलकुलेटेड 0 आता है, जबकि ऑब्जर्व जो है वो आपका 3.4 होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि इनके बीच में सबसे ज़्यादा लार्जर डेविएशन आता है। सेम यहाँ पर समरेशियम के लिए भी होता है कि यहाँ पर इसका 0.84 के आसपास जो है इसका कैलकुलेटेड वैल्यू मिलता है और 1.8 के आसपास इसका जो है ऑब्जर्व वैल्यू होता है। तो मतलब इन दोनों के बीच में लार्जर डेविएशन मिलता है। तो आप इस चीज़ को याद रखो और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एट लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है एफ ऑर्बिटल में वो बहुत डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है कंपेयर टू कैलकुलेटेड, क्योंकि कैलकुलेटेड में हम आइडियल केस कंसिडर करते हैं कि सात के सातों इलेक्ट्रॉन जैसे अनपेयर्ड हैं तो उनके द्वारा हम जो है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालते हैं जे की, ठीक है। एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं जो जी होता है, जी को देन हम वैल्यू रखते हैं तो हमको वो डिफरेंस मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट सी के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है जितना आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। सो थैंक यू सो मच।